उस घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक अर्थी तैयार रखी थी, लेकिन उस घर के बाहर गम का नहीं बल्कि गर्म माहौल था। वहाँ रोने की आवाजें नहीं बल्कि लड़ने की। जब तुम्हारे पिता को मरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं, फिर भी तुम उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हो? आवाजें आ रही थी। कुछ व्यक्ति उस घर के सामने खड़े हुए कह रहे थे, अरे मैं तो किसी कार्य से इनके पिता से मिलने गया था, तब मैंने उनका शव पड़ा देखा। ये लोग तो पता नहीं कब तक शव को सजाए रखेंगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मेरे पिता मृत नहीं हैं, जीवित हैं। वो समाधिस्थ हैं। हम उनका अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं? एक 14 साल की लड़की पूरे साहस से बाहर खड़ी उन व्यक्तियों को हर बात का उत्तर दे रही थी। मेरे पिता 3 दिन बाद प्रातः 10 बजे समाधि से उठेंगे। किसी को भी उनके शरीर को छूने की अनुमति नहीं है। अरे 3 दिन बाद तो उन्हें मरे हुए पूरे 5 दिन हो जाएंगे। उनका शरीर तो सड़ जाएगा। एक व्यक्ति चिल्लाया, अंकल आप तो पिताजी की योग व आध्यात्मिक रुचि से परिचित हैं। आप तो उनके पास योग आदि सीखने आते थे, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी ने ठीक ही कहा था। मेरी अनुपस्थिति में मेरे सच्चे मित्र व शत्रु उजागर हो जाएंगे। बेटी ने उस व्यक्ति की ओर घूरते हुए कहा। भीड़ बढ़ती देख बेटी ने अपने पिता की योग गुरु को फोन कर दिया। योग गुरु थोड़े समय पश्चात ही घर के सामने अपने 3 शिष्यों के सामने उपस्थित थे। योगाचार्य जी का लंबा व गठीला बदन, तेजस्वी व रोबदार चेहरा, साथ में देव सरीखें शिष्यों को देखकर भीड़ छटने लगी। वो घर के अंदर जाने से पहले भीड़ से बोले, मैं अपने शिष्य के शरीर का निरीक्षण करके आता हूँ, उसके पश्चात ही मैं आपसे कुछ कहूँगा। आप बाहर रहिए। वे मुख्य द्वार को बंद करके सीधे उस कमरे में पहुँचे जहाँ उनका शिष्य जमीन पर लेटा हुआ था। शिष्य के सारे बदन पर तेल लगा हुआ था। बराबर में तेल का एक दीपक जल रहा था। शिष्य की पत्नी वहाँ बैठी थी। गुरु ने उसकी पत्नी से कहा, तुम्हारे पति ने मुझसे केवल योग सीखा है। मैं ध्यान का उसका गुरु नहीं हूँ, परंतु ध्यान के प्रति उसकी रुचि में मैं भली भांति परिचित हूँ। परंतु क्या उन्होंने समाधि में जाने से पहले बताया था कि वे इतने दिनों के लिए क्यों समाधिस्थ हो रहे हैं? जी, उन्होंने बताया था कि वे 5 दिनों के लिए हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जा रही हैं। वो क्षेत्र इतना दुर्गम है कि वहाँ पर स्थूल शरीर से जाना संभव नहीं है। वहाँ पर उनके गुरु सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं, जो कई वर्षों पहले अपना स्थूल शरीर त्याग चुके हैं, अर्थात दिवंगत हो चुके हैं। योगाचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिष्य का चेहरा देखा। उस पर एक चमक थी। शरीर को छुआ, वो बिल्कुल ठंडा था। नब्ज, धड़कन सब बंद थी। योग गुरु चिंतित थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किस आधार पर एक क्लिनिकल डेट को समाधिस्थ घोषित करें। अचानक उनकी दृष्टि शिष्य के चेहरे पर पड़ी। गुरुजी ने शिष्य के चेहरे पर हाथ फेरा और उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कितने दिनों के अंतर में शेविंग करते हैं? उन्होंने समाधि में जाने से पहले शेविंग की थी और वे लगभग रोज शेविंग करते हैं। पत्नी ने उत्तर दिया। क्या उनकी रोज दाढ़ी बढ़ती है? गुरुजी ने पूछा। जी, पत्नी ने उत्तर दिया। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। वे जोर से चिल्लाए और जमीन पर बैठ गए। बेटी, तुम्हारे पति वास्तव में समाधिस्थ हैं, क्योंकि मृत व जीवित व्यक्तियों के बाल आदि बढ़ते रहते हैं। केवल समाधिस्थ व्यक्ति में ही इन चीजों का बढ़ना रुक सकता है। तुम्हारे पति की 2 दिन से दाढ़ी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में वो समाधिस्थ है। वे तेजी से बाहर आए और भीड़ से बोले, मेरा शिष्य समाधि में है, कोई उसके शरीर को छूने का प्रयास न करे, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उनके शिष्यों ने भीड़ को वहाँ से भगा दिया। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस की जीप भी वहाँ पहुँची। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा तो गुरुजी ने उससे पूछा, जब पंजाब राज्य में एक संत का शरीर पिछले कई महीनों से सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है, क्योंकि उनके शिष्यों का दावा है कि वे समाधिस्थ हैं, तो क्या मेरे शिष्य के शरीर को 5 दिन रखने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती? पुलिस अधिकारी मौन हो गए। उन्होंने शरीर को देखने की इच्छा प्रकट की। पुलिस अधिकारी ने
शरीर को देखा और जैसे ही उसके शरीर को छूने का प्रयास किया, गुरुजी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। अधिकारी से कहा, शरीर को केवल छूना है, चुटकी या कोई आघात शरीर पर मत कर देना, क्योंकि सोते हुए या समाधिस्थ व्यक्ति को अचानक झिझोड़ने या उसके शरीर पर आघात करने से सोए हुए या समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि दोनों स्थितियों में व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर न्यूनाधिक रूप से स्थूल शरीर से बाहर गमन कर रहा होता है और एक अदृश्य डोर से स्थूल शरीर से बंधा होता है। अचानक आघात पहुंचने पर उसका सूक्ष्म शरीर तेजी से स्थूल शरीर में प्रवेश करने के लिए भागता है। इस भागदौड़ में कभी कभी दोनों शरीर को जोड़ने वाली सूक्ष्म डोर टूट जाती है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पुलिस अधिकारी बिना उत्तर दिए वहां से चले गए और भीड़ को अपने घर जाने व साधक के शरीर को न छूने की चेतावनी देना नहीं भूले। 5वें दिन घर के बाहर मीडिया वालों से लेकर पड़ोसियों व नगरवासियों तक का भी भारी समूह एकत्र था। सभी 10 बजने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी भी वहाँ उपस्थित थे। जैसे ही 10 बजे समाधिस्थ योगी के पैरों की उंगलियां हिली, पैरों से लेकर जांघों तक के रोए बाल खड़े होने लगे। हाथों की उंगलियां हिली, हाथों के भी रोए खड़े होने लगे। धीरे धीरे योगी ने आंखें खोली और आंखों में ही योग गुरु को प्रणाम किया। कुछ मिनटों बाद योगी धीरे धीरे उठ बैठे और अपने गुरु के चरण में स्पर्श किए। योगी की पत्नी बेटी प्रसन्नता से उससे चिपट गयी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी बेटी पत्नी गुरु के साथ बाहर आया। जिंदाबाद के नारों व कैमरे की फ्लैश लाइटों के बीच उसने जन समुदाय व शुभ चिंतकों को अभिवादन किया। विरोधी आंखें फाड़े व आंखें चुराए वहां से निकल लिए। डॉक्टर्स की टीम स्वास्थ्य की जांच करने के लिए योगी के पीछे पीछे लगी थी, क्योंकि योगी ने सिद्ध जो कर दिया था कि जहाँ पर भौतिकवाद की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से अध्यात्मवाद की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। प्रस्तुत कहानी काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित है। इसमें योग के शीतलीकरण के आसन श्वासन की उच्चतम स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें योगी अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से पृथक कर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आ जा सकता है। उपरोक्त सिद्धि का वर्णन अष्टांग योग, योग वशिष्ठ, सौंदर्य लहरी व व्यास भाष्य आदि जैसे महान योग प्रधान ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल पर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुंचे। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।